हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं। जो स्टीरियो आइसोमर्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके 4 तरीके होते हैं मेनली। तो पहला वे वेज रिप्रेजेंटेशन यानी कि फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन या फ्लाइंग वेज फार्मूला भी बोल सकते हैं हम इसको। सेकेंड इज साहर्स फार्मूला, थर्ड इज न्यूमैन एंड फोर्थ इज फिशर रिप्रेजेंटेशन या फार्मूला। तो इनके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। जैसे वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या रूल होता है कि एक कार्बन तो देखो एटलीस्ट होना ही चाहिए, वरना मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन किसके लिए दोगे आप। तो एक कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ओके, 2 कार्बन के लिए हम ऐसे दे सकते हैं या फिर ऐसे हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ ये डैश 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 डैश, यहाँ वेज, यहाँ डैश 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 डैश, या फिर डैश को ऊपर वेज को नीचे, ऐसे कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे कौन सी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है और इंटर कन्वर्जन इनका कैसे किया जाता है। तो इंटर कन्वर्जन आप जब सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल ये होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का कि आप अजम्पशन लेके चलो, आप अज्यूम करके चलो दिमाग में खुद ही कि ये मॉलिक्यूल कहीं ऐसे है और आपको इसको ऐसे बनाना है। जैसे ये कार्बन है आपका, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्रावेलेंट होता ही ऐसे, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी। जैसे टेट्राहेड्रल हम ऐसे ही बनाते हैं ना, इनको जोड़ के। ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया ना कंप्लीट। तो देखिए अब आपकी वेज रिप्रेजेंटेशन में कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। वो कायरल है कायरल नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हमने डिस्कस किया था कि वेज रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को वेज रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं। ओके, तो हम प्रोसीड कर रहे थे कि एक वेज रिप्रेजेंटेशन से दूसरी वेज रिप्रेजेंटेशन में कैसे चेंज किया जाता है। अगर हम 60 डिग्री रोटेशन देंगे उस मॉलिक्यूल को, तो हमें एक सिंपल सा रूल होता है कि जब आप रोटेट करो, कन्फर्मेशन में क्या होता है, आपको एक बॉन्ड कांस्टेंट रखना पड़ता है और उसके बाद रोटेट करना पड़ता है पूरी स्ट्रक्चर को। तो मैं कोई भी एक बॉन्ड कांस्टेंट रख सकती हूँ। यहाँ से मैंने फ्लोरीन को कांस्टेंट रखा है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से मॉलिक्यूल को देखें या मिड से मॉलिक्यूल को देखें तो इसको कांस्टेंट रख के मैंने इसको रोटेट कर दिया तो चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो आपका सेम आएगा। जैसे मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ, इसे pH की जगह Br को दे रही हूँ, H की जगह pH को दे रही हूँ, Br की जगह H को दे रही हूँ, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी। ये बॉन्ड एज इट इज़ कांस्टेंट हो जाएगा। तो 60 डिग्री रोटेशन पे ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखेगा और इसकी कन्फर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी। ओके, कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी देख लीजिए कि 60 डिग्री 120 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं किसी मॉलिक्यूल को, तो वो कैसे दिखेगा। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को 2 बॉन्ड कांस्टेंट रख के फिर रोटेट करें या फिर एक बॉन्ड को ब्रेक करें, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये बॉन्ड जो मैंने ये साइन लगा रखा है, ये बॉन्ड कांस्टेंट रखे हैं दोनों के दोनों यहाँ, और इनको रोटेट कर दिया, या फिर मैं इसको तोड़ के यहाँ लेके जाऊँ, ये 2 कांस्टेंट होंगे फिर भी। तो सेम कंडीशन है, या तो 2 बॉन्ड को आप कांस्टेंट रख लो फिर रोटेट कर दो, या फिर एक बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरी जगह ले आओ तो भी वहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 1 एक दूसरे की कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 ये एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। ओके, आगे देखिए कि अगर आप 2 बॉन्ड को इस केस में स्ट्रक्चर 1 के केस में 2 बॉन्ड को कांस्टेंट रखें, फिर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर 2 पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये कन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जिनको एक बॉन्ड कांस्टेंट रख के रोटेट किया जाता है और तब ऑब्टेन होते हैं। लेकिन कन्फिगरेशनल आइसोमर्स 2 बॉन्ड को कांस्टेंट रख के फिर रोटेशन देते हैं, या फिर एक बॉन्ड को ब्रेक करके फिर रोटेशन देते हैं। तो सेम बातें हो जाती हैं ये दोनों, तो उससे हमारा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स मिलता है।
जैसे हम इसमें एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के रोटेट करते हैं तो एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स मिलता है। अगर हम उसी बॉन्ड को कांस्टेंट रख के दोबारा से एक रोटेशन दें तो एक कन्फर्मेशनल एक अलग आइसोमर्स हमें मिलेगा। अगर कोई भी वेज रिप्रेजेंटेशन में हम कोई भी कंपाउंड है जिसको हम 2 बॉन्ड कांस्टेंट रख रहे हैं या फिर एक बॉन्ड कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आप अपना सेम कंपाउंड आ रहा है, ना तो वो कॉन्फ़िगरेशनल में जा रहा है ना कन्फर्मेशनल में जा रहा है। अगर हम उसको 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं और आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन या सेम स्ट्रक्चर आपको मिल रही है, कॉन्फ़िगरेशन बोलना ठीक नहीं होगा, 180 डिग्री एंगल पे आप उसको रोटेट कर रहे हो और आपको सेम टू सेम वही कंपाउंड मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, वो सेम टू सेम कंपाउंड है, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा, आइडेंटिकल आइसोमर्स होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, उसके कुछ रूल्स होते हैं परफेक्ट। वो रूल्स क्या होते हैं? साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, साहॉर्स लाइक मतलब पहले घरों में हमारे एक खिलौना होता था घोड़ा टाइप का, वो ऐसे होता था। ये इसको हम एज अ वर्स एफिशिएंसी हम इसको सीधा वाई बोल सकते हैं, इसको उल्टा वाई बोल सकते हैं। तो ये जो हैं ये डिनोट करते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे इसके 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, यहाँ पे एक कार्बन है मिड में जहाँ ये कनेक्शन हो रहा है और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं इसके। तो अगर ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि इसको एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है इस साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को, तो 2 मिनिमम कार्बन यहाँ होने चाहिए। तो ये 2 कार्बन मिनिमम यहाँ होने ही चाहिए, इनको अटैच करने पर आपको मिल जाएगी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं इरेक्ट वाई, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वाई। तो इसमें हमें कार्बन ये डिनोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पता है जहाँ से कनेक्शन जुड़ रहा है वहाँ कार्बन होगा। ये डॉट जो है रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम की अटैचमेंट एक टिल्ट लाइन से होगी दूसरे कार्बन एटम से, ऐसे जैसे ये टिल्टेड लाइन्स हैं, टिल्टेड लाइन्स। और जो 4 पॉसिबल व्यूज़ हैं हमारे स्ट्रक्चर के थ्रू, एक सिंगल इरेक्ट वाई, इरेक्ट वाई, इरेक्ट वाई, इन्वर्टेड वाई, पहला इन्वर्टेड वाई और इन्वर्टेड वाई, एक इरेक्ट वाई और एक इन्वर्टेड वाई, पहले इन्वर्टेड और फिर इरेक्ट। तो 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारी मिलती हैं हमें इसकी। अगर दोनों के दोनों कार्बन इरेक्टेड हैं, दोनों के दोनों कार्बन की स्ट्रक्चरल जो पोजीशन है वो सीधे वाई यानी कि इरेक्टेड वाई की फॉर्म में है, तो उनमें देखिए इसके पीछे ये बॉन्ड आ रहा है, इसके पीछे ये बॉन्ड आ रहा है, इसके पीछे ये बॉन्ड आ रहा है, जस्ट इसके पीछे आ रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, ये स्टेबल कम होंगे और ऐसे पोजीशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ये मेनली इथेन की कन्फर्मेशंस हैं। इथेन 2 टाइप की कन्फर्मेशंस दिखाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, पहला इक्लिप्स्ड एंड सेकंड वन इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है? इसमें ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। स्टैगर्ड स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड को आप स्टेबिलिटी से जोड़ सकते हो। ये जो बॉन्ड है ये जो पीछे वाला बॉन्ड है ये इन दोनों के मिड में है, तो रिपल्सन मिनिमम होता है इस पोजीशन में। 180 डिग्री पे अगर बॉन्ड्स आएंगे तो उनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा। तो इस केस में रिपल्सन है मिनिमम हो रहा है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो ये पोजीशन बन रही है हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बन रही है, इसमें मिनिमम रिपल्शन हो रहा है एटम्स के बीच में, उनके सब्स्टिट्यूएंट के बीच में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। स्टेबिलिटी को हम स्टैगर्ड से कंफर्म कर सकते हैं। स्टेबिलिटी कनेक्शन देखना चाहिए, स्टेबिलिटी स्टैगर्ड, अनस्टेबिलिटी इक्लिप्स्ड। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है तो ये कन्फर्मेशन हमारी अनस्टेबल फील करेगी, क्योंकि इसके जस्ट बिहाइंड बॉन्ड्स टू बॉन्ड है। ओके, हम आगे देखेंगे कि एक साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को हम दूसरे साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं। तो पहले तो 2 रूल्स हैं हमारे पास जिनको हम माइंड में रखना पड़ेगा। एक कार्बन को आप फिक्स कर दें, जैसे 2 कार्बन मिनिमम चाहिए होते हैं, तो एक कार्बन को आप फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए और इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी जितना मर्जी रोटेट कीजिए, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, जो भी आप करना चाहें। तो पहले तो आपको एक कार्बन को फिक्स करना है, चाहे ये कार्बन फिक्स करिए या फिर ये कार्बन, आप नंबरिंग डाल लीजिए, C1 C2 कुछ भी डाल लीजिए। तो आपको एक कार्बन को पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद रोटेशन देनी पड़ेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद डिफाइन होगा
जैसे मैं इस कार्बन को फिक्स कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने फिक्स किया, इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेकंड स्ट्रक्चर जा रही है, उसको C2 फिक्स कर लिया। तो इस C2 का जो बॉन्ड है इसको यहाँ पे फिक्स कर दो, जैसे मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाया है कि इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया एज इट इज स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया। ये है एज इट इज स्ट्रक्चर, नीचे एक स्टेप इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर, दिस इज अ कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर ऑफ अबोव। सो ये कार्बन है हमारा, और हमने इस बॉन्ड के थ्रू, ये जो टिल्टेड बॉन्ड है हमारा, इसके थ्रू C2 को जोड़ दिया। उसके बॉन्ड हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट C2 डाल सकते हो, बिकॉज ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, तो अब आपको ऐसे रखना है और इनको एज इट इज़ ऐसे एक ट्रायंगल की फॉर्म में रखना पड़ेगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कौन सा बॉन्ड कहाँ जा रहा है। तो आप इनको एक ट्रायंगल की फॉर्म में रख लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, इनको कनेक्ट कर दीजिए। मैंने भी ऐसे ही कनेक्ट किया है HBrCl। अब इसको 60 डिग्री